इस लेक्चर में हम ज्योतिराव गोविंदराव फूले के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इनकी इमेज है जी, देख सकते हो आप। ये अभी न्यूज़ में क्यों है, क्यों हम पढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि अभी अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से अपील की है कि क्या हम 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक जो कोरोना के वैक्सीनेशन की इनिशिएटिव चल रहा है उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं क्या। ये क्यों बोला जी 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक? क्योंकि 11 अप्रैल को ज्योतिराव फूले जी की बर्थ एनिवर्सरी है, यानी कि जयंती, और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है, बर्थ एनिवर्सरी, इसलिए बोला। तो अभी इसलिए न्यूज़ में जी, इसलिए ज़रूरी हो जाता हमारे लिए पढ़ना, यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो, पॉपुलरली इन्हें इस नाम से जाना जाता था, ज्योतिराव फूले। और जो गोविंद राव फूले हैं इनके नाम में, ये इनके फादर का नाम है, गोविंद राव फूले। तो ज्योतिराव फूले या ज्योतिबा राव फूले या ज्योतिबा फूले के नाम से इन्हें जाना जाता है, या महात्मा ज्योतिबा फूले से। इनका जन्म होता है जी 11 अप्रैल 1827 को सतारा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, वहाँ पे एक प्लेस है काटगुन, वहाँ पे जन्म होता है। ये माली कास्ट से बिलोंग करते थे, और इन्हें जो माली कास्ट है जी, एक शूद्र सिस्टम में आती थी ये कास्ट। मतलब जैसे वर्ण सिस्टम होते थे ना, 4 वर्ण सिस्टम वैदिक एजुकेशन के हिसाब से, जैसे ब्राह्मण हो गया जी, क्षत्रिय हो गया, फिर वैश्य हो गया, और सबसे नीचे आते थे जी शूद्र। तो इन्हें लोअर कास्ट समझा जाता था। और इनका बिजनेस था जी ट्रेडिशनली गार्डनर का, मतलब फूल वगैरह की खेती क्या करते थे, वेजिटेबल वेंडर, वेजिटेबल बेचा करते थे, या फिर फ्लोरिस्ट भी बोल सकते हो जी आप। इनका जो ओरिजिनल सरनेम था, सरनेम का मतलब जो इन्होंने फूले लगा रखा है, फूले नहीं था, उनका नाम था गोडे, इनका सरनेम था फैमिली का। लेकिन इनका फूलों का बिजनेस था, फ्लावर का, तो इसलिए उन्होंने फूले लगा दिया अपने नाम के पीछे। जो बाजीराव बाजीराव सेकंड है जी, पेशवा बाजीराव सेकंड, मराठा रूलर थे जी, इनको ये फूल वगैरह सप्लाई करते थे। इसकी वजह से इन्होंने जी इनाम सिस्टम की तरह इन्हें 35 एकड़ ज़मीन दान में दे दी, मतलब 14 हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में होता है जी लगभग 1.5 एकड़ ज़मीन, तो 35 एकड़ बोल रहे हो या 14 हेक्टेयर बोल रहे हो। इन्होंने, पेशवाराव बाजीराव सेकंड थे, उन्होंने कहा कि इस लैंड पे कोई टैक्स भी नहीं लिया जाएगा, नो टैक्स वुड बी पेबल अपॉन इट। नेक्स्ट इनकी मदर का नाम था जी चिमनाबाई, और इनकी वाइफ का नाम था सावित्रीबाई फूले। इन्हें 11 मई 1888 को महात्मा जी का टाइटल दे दिया गया। किसने दिया? ये विट्ठल राव कृष्णा जी वांडेकर हैं, इन्होंने दिया। ये एक महाराष्ट्र में सोशल एक्टिविस्ट थे। तो क्यों दिया? क्योंकि ये जी महात्मा ज्योतिराव फूले थे, इन्होंने भी सोशल रिफॉर्म किए थे जी, बहुत समाज में सुधार के लिए, इसलिए विट्ठल राव कृष्णा जी वांडेकर ने इन्हें महात्मा जी का टाइटल दिया। इन्होंने क्या क्या सोशल रिफॉर्म किए, सामाजिक सुधार क्या किए, और क्या की कंट्रीब्यूशन रहे, उनको डिटेल में देखते हैं। इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया जी, मतलब इनका जीवन ही चेंज हो गया। बात है जी 1848 की, 1848 में ये एक अपने ब्राह्मण फ्रेंड की शादी में गए। इनका एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था, इनका एक दोस्त था, उसकी शादी में गए, और वहाँ पे इन्होंने रिचुअल्स वगैरह हो रहे थे जी, सेरेमनी, कस्टमरी मैरिज प्रोसेसन, मतलब कुछ रीति रिवाज होते हैं जी मैरिज में, आपको पता ही होगा जब शादी होती है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इनके पेरेंट्स थे ना, जो इनकी ब्राह्मण फ्रेंड थे, इनके पेरेंट्स, इन्होंने बहुत इसे डांटा, रिव्यू किया एंड इंसल्ट की, मतलब बेइज्जती की इनकी। इनसे कहा कि आप शूद्र कास्ट से बिलोंग करते हो और आप हमारी रीति रिवाजों में कैसे शामिल हो रहे हो, आपको दूर रहना चाहिए। तो इन्हें बहुत इंसल्ट फील हुई जी, बेइज्जती महसूस हुई। उसके बाद से इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये जो कास्ट सिस्टम का इनजस्टिस है ना, जाति प्रथा के नाम पे अन्याय हो रहा है, इसके लिए रिफॉर्म करेंगे और इसे मिटा के रहेंगे। तो तब से इन्होंने रिफॉर्म करने शुरू कर दिए। इनके फेमस वर्क थे जी टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी, मतलब जो अनटचेबिलिटी है, छूछात है, उसको रिमूव करना, मिटाना, कास्ट सिस्टम को मिटाना। और जो वुमेंस होती थी जी, उनको भी हिंदू फैमिली में बहुत कम राइट मिलते थे, अधिकार, चाहे वो ब्राह्मण फैमिली की हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो महिला के सशक्तिकरण के लिए और उन्हें छुटकारा दिवाने के लिए जो रीति रिवाज होते थे, इन्हें इक्वल नहीं समझा जाता था मैन के। तो इनके लिए इन्होंने काम किया जी, फॉर द इमेंसिपेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमन। अपनी वाइफ के साथ मिलके जी, सावित्रीबाई फूले जी के साथ मिलके, इन्होंने वुमेन्स एजुकेशन के लिए स्कूल वगैरह खोले जी, स्कूल खोले गर्ल्स के लिए। तो ये पायोनियर समझे जाते हैं जी फॉर वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया। पायोनियर का मतलब है जी बिगनर, शुरुआत करने वाले। ये सावित्रीबाई फूले और आपके ज्योतिबा राव फूले, इन्हें समझा जाता है जी ही वॉज ए फर्स्ट नेटिव इंडियंस, मतलब ये दोनों पहले ऐसे मूल निवासी थे भारत के जिन्होंने पहला इंडिजिनस
रन स्कूल खोला था गर्ल्स के लिए इंडिया में, अगस्त 1848 में पुणे में खोला था, महाराष्ट्र में। मतलब देखो जी, गर्ल्स के लिए स्कूल तो पहले भी खोले थे, लेकिन वो अंग्रेज लोग थे। जैसे जेई डे बेथुने का नाम सुना होगा आपने, सबसे पहले इसने गर्ल्स एजुकेशन के लिए स्कूल खोला था, गर्ल्स एजुकेशन के लिए। लेकिन जो पहले हमारे भारत के आदमी थे, कोई नेटिव थे, फर्स्ट इंडियन नेटिव, वो यही थे ज्योतिराव फूले, जिन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए स्कूल खोला। बाद में इन्होंने एक स्कूल खोला जी ऐसे बच्चों के लिए जो अनटचेबल कास्ट से होते थे, जैसे मेहर, मंग, इन कास्ट के लिए इनके साथ भेदभाव होता था, तो इन्होंने उनके लिए भी स्कूल खोला। और एक सबसे अच्छी बात रही जी, 1863 में 1863 में इन्होंने एक शेल्टर होम खोला फॉर द प्रेग्नेंट ब्राह्मण विडोज टू गिव बर्थ इन अ सेफ एंड सिक्योर प्लेस। ऐसा होता था, आपको पता ही होगा जी, 1829 में एक बैन कर दिया अंग्रेजों ने सती सिस्टम को। सती प्रथा चलती थी हमारे देश में पहले। मान लो जिस किसी का हस्बैंड मर जाता था तो उस वाइफ को उसकी चिता में कूदना पड़ता था और अपने आप को भी बलिदान देना पड़ता था। लेकिन 1829 में राजा राम मोहन राय के एफर्ट से, प्रयासों से अंग्रेजों ने इसको बैन कर दिया सती सिस्टम को। लेकिन फिर भी ऐसा सिस्टम तो चलता ही था। और आपको पता है आज भी रूरल एरियाज़ में कहीं कहीं ऐसे इंसिडेंट देखने को मिल जाते हैं। तो वो तो आप सोच लो, आप 1863 में भी चलते थे। जब किसी हस्बैंड मर जाता था किसी वाइफ का, तो उसे घर से निकाल देते थे उसके फैमिली वाले, तो उसके लिए कोई घर नहीं बचता था। मान लो जी, अब ये प्रेग्नेंट है जी, ये वूमन, और इसके हस्बैंड मर गए। अब इस ये प्रेग्नेंट है तो अपने बच्चे को जन्म कहाँ दे, कैसे पाले? तो इनके लिए जी पूरा इन्होंने जुगाड़ किया, ज्योतिराव फुले ने जी। इन्होंने एक शेल्टर होम खोला जिसमें प्रेग्नेंट ऐसी ब्राह्मण विडो थी, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी या किसी भी फैमिली से, वहाँ पे इस घर में रह सकती हैं, अपने बच्चे को जन्म दे सकती हैं, अपना जीवन यापन कर सकें। इसके लिए इन्होंने एक शेल्टर होम खोला। इन्होंने ऑर्फनेज होम भी खोले जी। ऑर्फनेज का मतलब है अनाथालय। टू अवॉइड द इन्फेंटिसाइड, बच्चों को गर्भ में ही मार देते थे, ऐसे इंसिडेंट को अवॉइड करने के लिए इन्होंने ऑर्फनेज खोले। और ये फर्स्ट हिंदू थे जी जिन्होंने ऐसे ऑर्फनेज स्टार्ट किए। मतलब जो अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन समझा जाता था, जिनके माँ बाप मान लो बचपन में मर गए, अनाथ हो गए, ऐसे बच्चों के लिए इन्होंने ऐसा घर खोला, ये ऑर्फनेज, अनाथालय खोले। तो ऐसे फर्स्ट हिंदू थे, ये पहले हिंदू थे जिन्होंने ऐसे शेल्टर होम खोले अनाथ बच्चों के लिए। 1868 में जी ज्योतिराव ने डिसाइड किया कि वो एक बाथिंग टैंक बनाएंगे। तो इन्होंने बाथिंग टैंक कंस्ट्रक्ट किया जिसमें सभी धर्म जाति के लोगों को अधिकार था वहाँ पे स्नान कर सकें और एक साथ भोजन कर सके, टू डाइन, एक साथ, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, अपनी जाति को बिना बताए कैसे भी, आप कोई भी जाति धर्म से बिलोंग करते हो, साथ एक साथ बैठ के खा सकें, स्नान कर सकें। 1873 में इन्होंने जी एक सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज की वजह से जी ये बहुत फेमस हुए थे। इन्होंने फाउंड किया सत्यशोधक समाज, या उसे सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ भी बोला जाता है। ऐसा समाज कि वो डिप्रेस्ड क्लास के जो राइट्स हैं जी उनको बचाया जा सके और कास्ट सिस्टम को डिनाउंस किया जा सके। एक तरह से टू स्प्रेड रैशनल थिंकिंग, मतलब रैशनल थिंकिंग को फैलाया जा सके समाज में, और जो जाति प्रथा है जी उसको रिमूव किया जा सके, हटाया जा सके, इसलिए इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इनके कुछ फेमस वर्क हैं जी, कुछ बुक्स हैं, जैसे तृतीय रत्ना इन्होंने 1855 में लिखी, गुलामगिरी 1873 में लिखी, ये बहुत फेमस बुक है जी गुलामगिरी। ये तभी लिखी थी जब सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट इन्होंने लिखी जी सैतकर याचा आसुद, या फिर इसे बोला जाता था कल्टीवेटर्स विप कोड, 1881 में। नेक्स्ट इन्होंने लिखी जी सत्यशोधक समाजोक्त मांगलास्ता काश्या सर्वा पूजा विधि, ये 1887 में लिखी। देखो बहुत लंबा नाम है, याद भी ना रहे, कोई ज़रूरत नहीं है, पर ये गुलामगिरी, तीर्थ रतन और ये वाली याद रहनी चाहिए आपको। और फिर वो समय आ गया जी जब इनके आखिरी सांस लेने का वक्त आ गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई जी 28 नवंबर को 1890 में। 1890 में 28 नवंबर को पुणे में इनकी मृत्यु हो गई जी। और इसी के साथ हमारा लेक्चर भी समाप्त।